हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था एम्पियर का नियम और उसकी एक एप्लीकेशन के बारे में, जो कि एम्पियर के नियम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। कल मैंने बताया था कि एम्पियर के नियम को समझने के लिए उसकी सभी एप्लीकेशन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कल हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी एम्पियर के नियम की, कि सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और आज हम उसी की दूसरी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है सीधे धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमारा हेडिंग है आज सीधी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, जो कि आती है हमारी एम्पियर के नियम की दूसरी एप्लीकेशन। तो सबसे पहले बात आई अपने हेडिंग को क्लियर करना कि पूछा क्या गया है। सीधी धारावाही प्रणालिका, हमने अभी तक क्या पढ़ा? धारावाही चालक तार। धारावाही चालक तार क्या होता था? एक ऐसा तार जिसमें धारा प्रवाहित हो, यानी जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसा तार हमारा क्या कहलाता था? धारावाही चालक तार। अब बात आई धारावाही प्रणालिका की। तो धारावाही प्रणालिका होती हमारी कि एक बेलनाकार आधार लेना होता है इसमें, और उस पे तांबे के तार को बारीक बारीक करके बहुत सारे फेरे को पास पास लपेटा जाता है। यानी तांबे के आधार पर बेलनाकार आधार पर तांबे के तार को पास पास लपेटकर बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था हमारी धारावाही प्रणालिका कहलाती है। और इस प्रणालिका की एक खास बात और है कि यदि इसमें हम एक बाह्य स्रोत द्वारा कोई सेल या बैटरी जोड़ देते हैं, तो उसमें वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जैसे डायग्राम में देखिए अपने, ये क्या है? हमारी एक धारावाही प्रणालिका, एक बेलनाकार आधार है ये। इसमें क्या किया गया है? तांबे के तार पास पास लपेटे गए हैं। तो ये जो व्यवस्था बनी, ये हमारी क्या कहलाती है? धारावाही प्रणालिका कहलाती है। तो जब हम इसमें एक बैटरी जोड़ेंगे, तो बैटरी जोड़ने पर क्या होगा? इसमें धारा प्रवाहित होगी। और हमने पहले भी पढ़ चुका है पिछली वीडियो में कि यदि किसी तार में या प्रणालिका में धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस वीडियो में हमें वही चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है एम्पियर के नियम से। तो इसकी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी क्या है इसकी? कि प्रणालिका एक कम व्यास की लंबी खोखली नली होती है, जिसके ऊपर तांबे के तार के बहुत से फेरे होते, हमारे चक्कर पास पास लपेटकर बनाया जाता है। इस प्रणालिका में किसी बाहरी स्रोत द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि अभी बताया गया है। तुम अपनी लैंग्वेज में अलग से लिख सकते हो। इसके सिरे उत्तरी व दक्षिण ध्रुव होते हैं। अभी बताया कि एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो क्या होंगे? उसके सिरे उत्तरी व दक्षिण ध्रुव होते हैं। प्रणालिका में चुंबक का गुण उसी समय तक उपस्थित रहता है जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित रहती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें क्या होगा? उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र केवल तभी तक रहता है जब तक उसमें धारा प्रवाहित कर रही है। ओर्स्टेड के प्रयोग में हम पढ़ चुके हैं, जैसे ही हमारी धारा क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी धारावाही प्रणालिका है। बैटरी जुड़ी हुई है इसमें, और आई एम्पियर की धारा प्लस से माइनस की ओर है। तो इसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और जो कि एम्पियर के नियम से। तो एम्पियर के नियम का फॉर्मूला सभी को पता है। क्या था एम्पियर के नियम का फॉर्मूला? समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नोट सिग्मा आई। यानी चुंबकीय क्षेत्र
अल्पांश, और ये चुंबकशीलता और ये प्रवाहित धारा। तो हमें सबसे पहले एम्पीयर के नियम में क्या चाहिए, एक अल्पांश चाहिए। क्या चाहिए हमें, उसमें अल्पांश चाहिए। तो अल्पांश के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमारी परिनालिका है उसमें एक बंद पथ की जरूरत है। एम्पीयर के नियम में क्या था, हमें किसकी जरूरत थी, एक बंद पथ की जरूरत है। तो सबसे पहले अपनी परिनालिका को समझो। इस परिनालिका में धारा प्रवाहित हो रही है प्लस से माइनस की तरफ। इसमें तार लिपटे हुए, ध्यान से देखना, ये तार यहां से अंदर गया और बाहर निकला, अंदर गया यहां से बाहर निकल के आया। ये ऐसे हमारी क्या है, तार लिपटा हुआ है। डायग्राम को ध्यान से देखिए, तभी हमें धारा की दिशा समझ आएगी। इतनी बात समझ में आई। पीछे वीडियो में बताया था कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डॉट और क्रॉस से प्रदर्शित करते थे हम, कि अगर चुंबकीय क्षेत्र हमारी तरफ है, बाहर की तरफ है, तो उसे हम डॉट से प्रदर्शित करते थे, और अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है तो उसे हम क्रॉस से प्रदर्शित करते थे। तो यहाँ हम धारा को प्रदर्शित करेंगे। डॉट और क्रॉस से किसको प्रदर्शित करेंगे, हम धारा को दिखाएंगे। अगर धारा हमारी अंदर की दिशा में चल रही है परिनालिका के, तो उसे हम क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे। अगर हमारी धारा बाहर की दिशा में आ रही है, जैसे अपने इस डायग्राम में देखो, हमारा तार अंदर, धारा तार के अनुदिश चल रही है, तार हमारा यहाँ से अंदर गया और इधर से बाहर निकल के आया। इसके बाद यहाँ ये फेरे लपेटे गई। यानी तुम ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे कि यहाँ इन पॉइंटों पे जो धारा है वो बाहर की तरफ को है। यानी तार हमारा क्या आ रहा है, बाहर की तरफ को है। यहाँ तार हमने अंदर की ओर लपेटा, फिर घूम के क्या आया, बाहर को आया। तो इन बिंदुओं पर जो धारा है उसकी दिशा क्या है, बाहर की ओर, हमारी तरफ है। और इन बिंदुओं पर धारा की दिशा कहाँ है, अंदर की ओर है। यानी परिनालिका के चारों ओर लपेटने के लिए एक सिरा बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, ऐसे ही क्या होती है, फेरे लपेटे जाएंगे। तो इन बिंदुओं पर धारा कहाँ है, बाहर की दिशा में है, और इन यहाँ पर देखोगे तो धारा क्या है, अंदर की दिशा में है। तो हम एक और डायग्राम बनाएंगे एम्पीयर के नियम का प्रयोग लगाने के लिए। इसमें देखिए, हमने ये परिनालिका बना दी और इनको चिन्ह से दिखा दिया कि यहाँ पर हमारा फेरा क्या है, बाहर की ओर है, यहाँ पर अंदर की ओर है, बाहर की ओर, अंदर की ओर। तो जब हमारी धारा बाहर की ओर हमारी तरफ आ रही है तो क्या हो गया, वहां पर हमने डॉट से प्रदर्शित कर दिया। और जब धारा हमसे दूर जा रही है तो क्या कर दिया, हमने क्रॉस से प्रदर्शित कर दिया। एक बार फिर से देखो डायग्राम, इन बिंदुओं पर क्या हो रही है, धारा हमारी दिशा में आ रही है, हमारी साइड में आ रही है, और इन बिंदुओं पर धारा हमसे दूर जा रही है। ये हमारी ओर आ रही है, इधर दूर जाएगी, और आएगी, दूर जाएगी, ऐसे फिरे हुए ये अंदर गई, दूर, यहां से बाहर आई, फिर लिपटी, फिर गई। तो ये हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया। क्योंकि ये हमारी दिशा, धारा की दिशा हो गई। अब हमें इसमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अपने बंद पथ पे भी ध्यान ना दो, इतना ध्यान दो, यहाँ हमारी धारा की दिशा हमारी तरफ है और ये दूर जा रही है हमसे। अब हमें किसकी दिशा निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए मैंने नियम पढ़ाए थे तुम्हें, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। उसमें दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में था कि यदि अंगूठे को धारा की दिशा में कर दिया जाए तो उंगली हमारी क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। या तुम इसे इस प्रकार कर सकते हो कि उंगलियों को अपने चुंबकीय क्षेत्र की धारा की दिशा में घुमा दो तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। अब इसमें तुम धारा देखोगे हमारी साइड आ रही और दूर जा रही है, तो तुम कैसे घुमाओगे, ऐसे घूमेगी धारा। जब धारा ऐसे घूमी तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा कहाँ आएगा हमारा, इस दिशा में अंगूठा आएगा। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ हो गई, इस दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। जब तुम अपने हाथ को घुमाओगे ऐसे करके
तो हमारा अंगूठा क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस दिशा में क्या हो गया? हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो एम्पियर के नियम को लगाने के लिए अब हमें क्या चाहिए? बंद पथ की जरूरत है। किसकी जरूरत है? बंद पथ की जरूरत है। तो हमने क्या ले लिया? पी क्यू आर एस एक बंद पथ ले लिया, और उस बंद पथ के लिए क्या चाहिए हमें? एक अल्पांश। ये हमने लंबाई ले ली, या इसका एक तुम छोटा सा अवयव ले सकते हो, अल्पांश ले सकते हो, डीएल। यहां पे ले सकते हो एक छोटा सा अल्पांश डीएल, यहां पे डीएल मान सकते हो। और जब तुम इसका समाकलन करोगे तो ये पूरी लंबाई आएगी, जो कि कितनी है? एल होगी। इसके बाद आगे डायग्राम समझ में आया सभी के? हमने क्या ले लिया? एम्पियर के नियम के लिए हमें क्या चाहिए? एक बंद पथ की जरूरत चाहिए। तो इसलिए हमने एक बंद पथ ले लिया, पी क्यू आर एस। हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चल गई, और ये भी पता चल गया कि धारा यहाँ हमारी ओर आ रही है, और इस दिशा यहाँ पर इस पॉइंट में परिनालिका के हमसे दूर जा रही है। इसके बाद आगे हमारा एम्पियर का नियम है, फॉर्मूला है बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का समाकलन इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। तो पहले यही देखो, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी हम जब समाकलन करेंगे पहले पी क्यू का करेंगे, फिर क्यू आर का, आर एस का और एस पी का। हमारा पथ पूरा हो जाएगा। पी क्यू, क्यू आर एस, क्यू आर, आर एस और एस पी। यहां आते ही हमारे क्या हो जाएगा? पथ एक बंद बन जाएगा, बंद पथ। तो इसका समाकलन कैसे करोगे? बी डीएल लगेगा, लेकिन क्या होगा? समाकलन मैथमेटिक्स वालों ने सभी ने पढ़ा होगा, समाकलन क्या होता है? लिमिट लगती है पी से क्यू तक, यानी पी से क्यू तक क्या करेंगे? हम बी डीएल का समाकलन करेंगे। तो क्या कर दिया हमने? सबसे पहले पी से क्यू बीडीएल का समाकलन, प्लस क्यू से आर बीडीएल, प्लस आर से एस बीडीएल, और एस से पी बीडीएल इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू नॉट सिग्मा आई। और कल हमने पढ़ा था कि अगर हमारे वेक्टरों का गुणनफल अदिश हो तो उसमें लगता है, अगर ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछा जाए तो वो होता है हमारा ए बी कोस थीटा, और अगर पूछा जाए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो वो होता है हमारा ए बी साइन थीटा। ये हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये लिख दिया हमने। क्या लिखा यहाँ पर? बीडीएल कोस थीटा, बीडीएल कोस थीटा लिख सकते इसको भी बीडीएल कोस थीटा और इसको भी बीडीएल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा क्या होगा? तो फिर से अपने डायग्राम को देखो। थीटा के लिए देखिए, पी क्यू, थीटा क्या होता है हमारा? कल डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं कि थीटा होता है चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश के बीच कोण। तो इसमें हम देखेंगे हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और अल्पांश भी इसी दिशा में है, तो थीटा कितना हो गया इसमें? 0 डिग्री। अल्पांश इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र भी इस दिशा में है, अल्पांश भी इस दिशा में है, तो दोनों के बीच कोण कितना हुआ? 0 डिग्री। उसके बाद क्यू आर का देखो, क्यू आर क्या हुआ? ऊपर की दिशा में है। अगर ये अल्पांश इसमें अल्पांश लेंगे और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो कितना एंगल बना ये? 90 डिग्री। अगर एसपी में पूछा जाए तो इसमें भी क्या होगा हमारा एंगल? 90 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और अल्पांश इस दिशा में लोगे तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब बात आई आरएस की। आरएस में क्या होगा? आरएस में हमारा चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। क्यों? क्योंकि आरएस जो हमारी अल्पांश होगा, वो अगर हम आरएस में अल्पांश लेंगे वो हमारी परिनालिका के बाहर है, परिनालिका से दूर है। तो इसका कोई भी संबंध किससे नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र से।
धारा से उसका क्या नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये धारा बंद परिपथ नहीं बना रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 हुआ, तो जब चुंबकीय क्षेत्र ही 0 होगा तो आई भी क्या हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो इसमें थीटा 0 डिग्री, इसमें थीटा 90 डिग्री, इसमें भी थीटा 90 डिग्री और इसमें बी 0 डिग्री। तो हम वही लिखेंगे, क्या हुआ, ये हो गया इतना। इसके बाद बीडीएल कोस थीटा, बीडीएल कोस थीटा, बीडीएल कोस थीटा, इसमें थीटा क्या था, पी से क्यों थीटा 0 डिग्री था और क्यू से आर थीटा 90 डिग्री था, आर से एस थीटा बी 0 डिग्री था, 0 था, एस से पी थीटा 90 डिग्री था। तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए सब खत्म। जब ये बी 0 तो ये भी 0, क्या बचा हमारा, सिर्फ पी क्यू बी डी एल कोस थीटा, जहां पर कोस 0 होगा। तो क्या लिख दिया, थीटा की वैल्यू कोस 0, बिल्कुल सेम यही है, कोस 0 इजिकल टू म्यू नोट सिग्मा आई, पी क्यू कोस 0 का मान 1, तो बी डी एल इजिकल टू म्यू नोट सिग्मा आई। इसके बाद डीएल का समाकलन करेंगे, तो पी क्यू डीएल इजिकल टू म्यू नोट सिग्मा आई, तो बी मल्टीप्लाई डीएल। अभी बताया था कि अल्पांश क्या है, यदि तुम यहाँ पर अल्पांश ले रहे हो, ये डीएल, यहाँ अल्पांश ये डीएल है तुम्हारा, और उसका समाकलन किया जाए तो क्या आ जाएगी, पूरे तार की, इसकी जो भी लिया तुमने ये बंद परिपथ, इसकी क्या आ जाएगी, लंबाई। तो पी क्यू की क्या कितनी लंबाई है, एल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, बी मल्टीप्लाई एल इजिकल टू म्यू नोट सिग्मा आई होगा। इसके बाद परिनालिका में ये हमारा फॉर्मूला आ गया, बी इजिकल टू निकाल सकते हो, क्या होगा, म्यू नोट सिग्मा आई अपॉन एल। अब हमें क्या देखना है, धारा देखनी है कि सिग्मा आई की वैल्यू कितनी है। तो सिग्मा आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, परिनालिका में एकांक लंबाई में मान के चले कि फेरों की संख्या स्मॉल एन है, तो टोटल एल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, एन एल। वही वाला काम है कि एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी, तो उसी प्रकार हो गया ये। अब एन एल फेरों में धारा, हमें पता चल गया कि एल लंबाई में एन एल फेरे है और एकांक लंबाई में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो एन एल में कितनी धारा प्रवाहित होगी, एन एल आई। तो सिग्मा आई की जगह क्या रखा हमने, बी मल्टीप्लाई एल इजिकल टू म्यू नोट एन एल आई। ये एल से एक एल कट जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्या बचा, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। ये हुआ हमारा एम्पेयर के परिपथीय नियम का दूसरा अनुप्रयोग। इसके बाद हमारा तीसरा अनुप्रयोग है टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अभी तक हमने परिनालिका के कारण निकाला था, अब हमें याद करना है टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले बात आई कि टोरॉइड क्या होता है। टोरॉइड होता है जो हमारी लंबी बेलनाकार, अभी हमने परिनालिका के बारे में पढ़ा, उस परिनालिका को मोड़ दिया जाए तो हमारा टोरॉइड बन जाता है। तो टोरॉइड क्या हो गया, एक सिरे विहीन हुआ, जिसमें कोई सिरा नहीं है, क्योंकि उसके सिरों को क्या कर दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया है। तो टोरॉइड क्या हुआ, हमारी परिनालिका क्या थी कि एक बेलनाकार आधार जिस पर तांबे के तार को पास पास लपेट कर बनाया जाता है, वो हमारी परिनालिका थी। और टोरॉइड होगा हमारा कि परिनालिका के दोनों सिरों को मोड़कर एक वर्ताकार रूप दे दिया जाता है, उसे टोरॉइड कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है, यह एक लंबी परिनालिका है जिसे मोड़कर वर्ताकार रूप दे दिया जाता है, अतः टोरॉइड एक सिरे विहीन परिनालिका है। तो ये क्या हुआ, हमारा टोरॉइड हुआ जिसमें हमने क्या की हुई है, बैटरी जुड़ी हुई है, धारा प्लस से माइनस की तरफ चलेगी। तो इसमें सभी को दिखाई दे रहे फेरे ऐसे लिपटे हुए हैं, ये
तो इसमें हमारे 3 स्थितियां है। पहली स्थिति ये कि टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। दूसरा, टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। और तीसरा, टोरॉइड के कहाँ अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान में देख ले और टोरॉइड के बाहर रिक्त स्थान में देख ले कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। सबसे पहले टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र। तो टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, एम्पियर के परिपथ या नियम से निकालोगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बंद परिपथ की जरूरत चाहिए। तो जब हम अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो हमें क्या लेना होगा, एक बंद परिपथ लेना होगा। ये बंद परिपथ बन गया। और इस परिपथ के अंदर आप देखोगे कि टोरॉइड के बाहर जो हमारी परिनालिका थी उसके बाहर कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र या धारा नहीं प्रवाहित थी, ना बाहर थी और ना ही अंदर थी। उसी को मोड़ के हमने क्या बनाया एक टोरॉइड बनाया है। जैसे तुमने गॉस की प्रमेय में पढ़ा है कि अगर गोले के अंदर क्या है, गोले के अंदर आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र क्या आया तुम्हारा निकल कर 0। उसी प्रकार इसमें क्या है, अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं है, यानी लूप किसी धारा को परिबद्ध नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पर एक एम्पियर लूप बना दूं तो एम्पियर लूप क्या कर रहा, किसी भी धारा को परिबद्ध नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा हमारा 0। इसके बारे में थ्योरी लिखी हुई है पीछे, अभी मैं पढ़ाऊंगी उसके बारे में, यहाँ पे तुम समझ लो। तो अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। अब बात आई बाहर। अगर हमें बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, एक बंद परिपथ की परिकल्पना करेंगे। परिकल्पना करने के बाद उसके अंदर क्या देखेंगे, धारा की दिशा। जैसे कल एम्पियर के परिपथीय नियम में बताया था, क्या बताया था एम्पियर के परिपथीय नियम में, कि जो हमारी धारा होती है, एक बार उसको देख लो। ये हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम था। इसमें हमने 3-4 तार लिए थे जिसमें धारा की दिशा ऊपर की तरफ थी, I1, I2, I4 में, और I3 में नीचे थी। तो जब हमें सिग्मा आई की जरूरत पड़ी थी तो हमने क्या किया था, I1, I2 सारों को क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। यानी जो धारा विपरीत दिशा में थी उन्हें माइनस में कर दिया था। तो इसी प्रकार हम जब अपनी इस डेरिवेशन में देखेंगे कि हमें बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और उसके चारों ओर एक किसकी, बंद परिपथ की परिकल्पना करेंगे, तो तुम क्या देखोगे, धारा हमारी प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। हमारा तार यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ दूर जा रहा है, यहाँ हमारी ओर आ रहा है, यहाँ हमसे दूर जा रहा है। यानी इन बिंदुओं पर जो धारा की दिशा होगी वो हमारी दिशा में होगी, हमारी तरफ आ रही है। और इन बिंदुओं पर धारा की दिशा क्या होगी, हमसे दूर जा रही है। क्या कर रही है, धारा की दिशा हमसे दूर जा रही है। इसलिए क्या होगा कि प्रत्येक फेरे में जो बाहर आने वाली धारा है वो अंदर जाने वाली धारा से क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। यानी जो बाहर आने वाली धाराएं हैं वो अंदर जाने वाली धाराओं से क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। और जब धारा निरस्त हो जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब इसके बाद आएगा कि जो टोरॉइड है हमारा या टोरॉइडल परिनालिका है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो मैंने इसमें डायग्राम में बना दिया है कि अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा हमने उसके क्या कर दिया, एक गोले की परिकल्पना कर दी, यानी क्या कर दिया, एक बंद बना दिया, पथ बन गया। ये सभी को दिखाई दे रहा है। तो अब हमें इन बिंदुओं पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और जो कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसमें देखो, इसमें हमारी धारा की दिशा क्या है, सिर्फ बाहर को आ रही है। इसके अंदर जो ये हमने एक बंद पथ बनाया है तो इसमें क्या है,
धारा की दिशा सिर्फ आने वाली है, जाने वाली नहीं है। तो इसलिए धारा की क्या होगी, निरस्त नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या, इन बिंदुओं पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। और जब हम इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं तो किसके नियम से निकाल सकते हैं, एम्पियर के नियम से। तो एम्पियर का नियम लगाएंगे हम। इसका एक डायग्राम यहाँ पे बना दिया। ये इसका अंदर वाला गोला, ये बाहर वाला गोला, और ये हमने जो बंद पथ की परिकल्पना की है। तो हमने देखा यहाँ धारा हमारी ओर आ रही थी इसमें, तो हमने उसे कहीं से प्रदर्शित कर दिया, डॉट 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 से। और यहाँ धारा हमसे दूर जा रही थी, इसलिए क्रॉस से कर दिया। तो उसके लिए हमें एम्पियर के परिपथ या नियम के लिए हमें क्या चाहिए, एक अल्पांश चाहिए। हमने क्या ले लिया, अल्पांश ले लिया dl, और जिसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, b इस दिशा में हुआ। अभी बताया था दाएं हाथ के नियम से कि धारा की दिशा जैसे भी निकल रही है, अगर ये हमारी परिनालिका होती तो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे थी, परिनालिका की ही दिशा में थी। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा, अल्पांश भी इस दिशा में। अगर आप पूछोगे कि सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, अगर हम यहाँ देखें वही दाएं हाथ का नियम लगाकर अंगूठे का, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी, इस बिंदु पर इस दिशा में, और इस बिंदु पर इस दिशा में होगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश के क्या हो रही है, समांतर आ रही है, उसी दिशा में आ रही है। यानी थीटा हमारा कितना है, 0 डिग्री है। तो एम्पियर के नियम से फॉर्मूला लगा हमारा क्या, वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू नोट सिग्मा आई। यही हमारा एम्पियर का नियम है। वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl को क्या लिख देंगे, बी dl कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नोट सिग्मा आई। थीटा हमारा 0 डिग्री है, तो इसलिए क्या हो गया, ये हमारा बी dl इज इक्वल टू म्यू नोट सिग्मा आई। थीटा यहाँ पे दिखा दिया है 0 है, क्योंकि अल्पांश तथा चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है। चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश क्या है हमारा, एक ही दिशा में, इसलिए थीटा 0 है। तो हमने ये 0 कर दिया यहाँ तक। इसके बाद हम dl का समाकलन करेंगे इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। ये देखिए हमें सिग्मा आई की जरूरत है। सिग्मा आई यानी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसके लिए देखो माना कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है। जो हमारा टोरॉइडल परिनालिका उसमें फेरे कितने हैं, कैपिटल एन है, और एक फेरे में स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो एन फेरे में कितनी होगी, एन आई। अभी बताया है एक पेन का मूल्य 2 रुपये है, तो 5 पेन का मूल्य कितना होगा, सभी को पता है 10 रुपये, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हुआ, एक फेरे में धारा आई है, तो एन फेरे में धारा कितनी होगी, एन आई हो गई। तो यहाँ पर हमने सिग्मा आई की जगह क्या लिख दिया, एन आई। अब हमें क्या चाहिए, dl का समाकलन चाहिए। dl का समाकलन क्या होगा, 2 पाई r। ये कैसे आया, क्योंकि dl ये अल्पांश है, इसके छोटे 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 भाग लिए जाए तो क्या हो गया, ये एक वृत्त की परिधि बन गई, जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। तो इसलिए जब हमने dl का समाकलन करा तो कितना आया, 2 पाई r। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, b मल्टीप्लाई 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। तो b इज इक्वल टू क्या आया, म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई r। तो b इज इक्वल टू कितना आया, म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई r। उसके बाद फॉर्मूला तुम्हारा वहां भी कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर एकांक फेरों के लिए पूछा जाए, जब तुम न्यूमेरिकल निकालोगे, यदि एकांक फेरों के लिए पूछा जाए तो तुम आगे करोगे कि 2 पाई आर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी थी, n थी। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, n अपॉन 2 पाई आर। यानी 10 पेन का मूल्य 20 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा, 20 अपॉन 10। तो उसी प्रकार क्या, 2 पाई आर लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इज इक्वल टू कितनी होगी, n अपॉन 2 पाई आर। एकांक फेरों की संख्या मान के चले कितने, स्मॉल n है, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नोट एन आई। यानी n अपॉन 2 पाई आर की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल n। अब अपने नोट में देखिए जो अभी मैंने समझाया था कि टोरॉइडल जो परिनालिका है उसके अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 कैसे हुआ।
टोरॉइडल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा क्योंकि यहाँ लूप किसी धारा को परिबद्ध नहीं कर रहा है। यहाँ पर I बराबर 0 है तो इसलिए B बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार दूसरे में क्या लिखा पॉइंट में कि टोरॉइडल के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा क्योंकि प्रत्येक फेरे के लिए तल से बाहर आने वाली धारा तल के अंदर जाने वाली धारा से निरस्त हो जाती है। यानी जितनी धारा हमारी तल के बाहर आ रही है उतनी ही धारा क्या हो रही है, तल के अंदर जा रही है। तो इसलिए हमारी धारा क्या कर देगी, एक दूसरे को निरस्त कर देगी। और जब I बराबर 0 है तो इसलिए B बराबर भी क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो इसलिए टोरॉइडल परिनालिका के अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। सिर्फ हम चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर निकाल लेंगे, परिनालिका के अंदर, परिनालिका के केंद्र पे नहीं निकाल लेंगे। जो टोरॉइडल परिनालिका है उसके केंद्र पर भी शून्य है और उसके बाहर भी शून्य है। सिर्फ टोरॉइडल परिनालिका के अंदर ही चुंबकीय क्षेत्र है, जिसके मान हमने किसके नियम से निकाला, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार निकाला। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। सभी अपना वर्क कंप्लीट करना और अपने वर्क की PDF बनाकर वो मेरे टेलीग्राम पर सेंड